हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केशव आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हर्ष स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज बहुत ही बड़ी आपका अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं आपका, कि आपको पता है हमारे चैनल पे आपकी रीजनिंग की क्लासेज आपका निरंतर आपकी चलती हुई आई हैं, जो कि आपका जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, आगे आने वाले विगत जितने भी आपके एग्जाम हैं, सभी एग्जामों के लिए और बच्चों की जो डिमांड थी आपकी मैथमेटिक्स की, यानी कि आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए, तो मैथ के हम एक बेहतरीन फैकल्टी आपके सामने लेके आए हैं। तो साथियों देखिएगा, जितने भी आगे आने वाले एग्जाम हैं, जहाँ SSC GD का होना है एग्जाम, आपका UPSI की वैकेंसी आएंगे, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना आपका, तो सभी एग्जामों के लिए तो मैथमेटिक्स के आपका बेहतरीन फैकल्टी हम लेके आए हैं। तो साथियों आज मैं आपका उनसे मिलवाने आपका जा रहा हूँ। चलिए साथियों, चलिए सर आइए। देखिए साथियों, अब आप इनसे इंट्रोडक्शन करवा लीजिएगा आपका। हाथ में ही रहेगा सर, लग जाएगा। सो धन्यवाद सर, ये आपने एक मौका दिया। अभी तक हम ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर एक लिमिटेड संख्या में बच्चों से हमें रूबरू होने का मौका मिलता है। लेकिन पहली बार करीब हमारे 21,000 मित्र, हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई बहन सभी हमसे पढ़ते हैं, और मुझे जो मैंने पिछले काफ़ी समय से एक अनुभव प्राप्त किया है वो आप लोगों के साथ साझा करने का एक मौका प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए मैं सर को एक बार फिर से थैंक यू और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सो दोस्तों, एक बार फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? आप, आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर, अपने घर पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो लेट अस इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह फौजदार है, और पिछले करीब 10 वर्षों से मैं कॉम्पिटिटिव जितने भी आपके विभिन्न एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मैथमेटिक्स के टीचर के रूप में अध्यापन कर रहा हूं। दोस्तों, जो भी मैंने अनुभव प्राप्त किया है सर के आग्रह पर, मैं आपके साथ में साझा करूंगा, और इसके लिए एक रणनीति तैयार की है। जैसे कि आपके निकटतम एक वैकेंसी SSC GD 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में आपकी परीक्षा जो आयोजित होनी है, तो उस परीक्षा के लिए किस प्रकार से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मैं आपको मदद कर सकता हूँ, ठीक, उस पर हमने, सर ने काफ़ी एक अच्छा खासा रणनीति तैयार की है। तो वही दोस्तों आपके सामने आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को किस तरीके से हमें लेकर चलना है, और इतने कम समय में, जो भी समय हमारे पास बचा है, उस कम समय में हम कोशिश करें कि एक बच्चा जो 1 वर्ष से या करीब करीब 6 महीने से लगातार तैयारी कर रहा है, उसके समकक्ष मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। वो कैसे संभव है? ज़्यादा पढ़ने से ही बात नहीं बनती है, याद रखिएगा। काम का पढ़ने से बात बनती है, स्मार्ट स्टडी करने से बात बनती है। और वो स्मार्ट स्टडी यानी क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी लेटेस्ट जो TCS पर आधारित परीक्षा TCS जो ले रहा है, TCS का जो पैटर्न है, वो SSC की और परीक्षाएं जैसे कि MTS हो गया, आपका CHSL हो गया, आपका CGL हो गया, उन सारी परीक्षाओं में से कुछ चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चंस चैप्टर वाइज पर टॉपिक, और जिनकी पूरी पूरी गुंजाइश है कि आपकी परीक्षा में वो आने हैं। तो हमने एक रणनीति बनाई कि 15 करीब आपके टॉपिक्स, 15 से 20 टॉपिक, जिसमें 15 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, उनको एक दिन में एक टॉपिक लेकर, और उस टॉपिक में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर 21, 19 और 24, 23, यानी जो भी आपकी परीक्षा में आए हैं, उनको शामिल किया जाए। और एक टाइप पर 1 से 2 प्रश्न, जिससे कि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें, और उन्हीं प्रश्नों को अगर आप अपने अभ्यास में लेकर आएँ, तो समझ लीजिए कि वैसा ही कुछ डिजिट चेंज करके सवाल आपकी परीक्षा में मिलेगा। यकीन मानिए, अगर कम समय आपके पास है, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनकी संपूर्ण तैयारी हो चुकी है, अभी भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अभी अपनी परीक्षा को धार दे रहा है, ठीक है, जो भी तैयारी है उसमें लगा हुआ है। तो कम समय में बेहतर, बहुत अच्छा बनाने के लिए किस प्रकार से एक स्ट्रेटेजी होगी, वो मैं आपके साथ अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मैं फिर से सर से एक उनके लिए एक आभार प्रकट करता हूं, और आप सभी के लिए मेरे पास क्या है, ठीक, क्या स्पेशल मैथमेटिक्स में जो 10 साल में अनुभव प्राप्त किया है, उसमें ऐसा क्या खास बात है, ठीक है, वो आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो सर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर।
ओके, देखिए सबसे पहले मैथमेटिक्स को थोड़ा सा समझिए। मैथमेटिक्स एक अभ्यास का टॉपिक है, ठीक है, कोई रटने वाला टॉपिक नहीं है। और आज का जो मैथमेटिक्स है ना, ये मैथमेटिक्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, यानी थोड़ा सा आप समझें, एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन अभी परीक्षा में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, कोई भी एग्जाम है उस पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो एक तो आपकी एक्यूरेसी, और दूसरा क्या, स्पीड। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 4 से 5 साल तैयारी करते होंगे, लेकिन अभी भी किसी भी एग्जाम का प्री एग्जाम उनसे नहीं निकला है। कारण देखिए, आप कोई प्रश्न देखते हैं, कोई क्वेश्चन आपने देखा और आप घर पे उसको आसानी से बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम के अंदर यहां पर आपको उस प्रश्न को करने में आपने 1.5 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम लगाया, लेकिन आप एग्जाम में देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए आपके पास में करीब करीब 30 सेकंड है। 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर आपको ये क्वेश्चन बनाना है। अब होगा कैसे, घर पे तो प्रैक्टिस हम 2 मिनट की करके गए हैं और वहां पे हमें 30 से 40 सेकंड में बनाना है। तो एक्चुअली में जो आप बहुत सारे टीचर्स जो पुरानी विधियों से आपको पढ़ाने लग रहे हैं, उनसे बात नहीं बनेगी। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, क्या आप घर पे भी उस क्वेश्चन को मात्र 30 से 40 सेकंड में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ये बात बहुत ज़्यादा अपने आप में रोल प्ले करती है। तो कैसे सर 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को बनाएंगे, 40 सेकंड हम लेंगे उस क्वेश्चन में? देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली बात, उस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिल में ये आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है, यहाँ से है, इस क्वेश्चन में ये चीज़ और ये फॉर्मूला या फिर ये अप्रोच लगने वाली है। उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय उसमें से हमें क्या डेटा खींच कर लाना है और क्या यहां पर हमें उसके लिए बेस्ट अप्रोच को अप्लाई करना है, ये बात अगर आपने पहले 5 से 6 सेकंड में अगर प्राप्त कर ली तो समझिए। अभी रेलवे के कुछ एग्जाम हुए, ठीक है, लोको पायलट का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम हुआ, देख पा रहे हैं कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है या 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना है, लेकिन बच्चे बना ही नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्पीड। स्पीड कैसे आती है? सबसे पहली बात, जितनी बात आप करें, समझ रहे हैं, जो क्वेश्चन आप बनाएं वो सटीक बनाएं, बिल्कुल सटीक बनाएं। सटीकता कैसे आएगी? आपके कॉन्सेप्ट से आएगी। स्पीड कैसे बनती है कि कैसे अपना समय बचाया जा सके। जहां लोग एक क्वेश्चन को पढ़ने में बार बार समय लगा रहे हैं, वहीं पर आप क्वेश्चन को स्कैनिंग करना है, पूरा नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए आइए देखिए, सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा सिलेबस के ऊपर। थोड़ा सा सिलेबस देखें। देखिए, मैथमेटिक्स में जनरली हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, एक आपका अंकगणित यानी अर्थमेटिक, और दूसरा क्या, एडवांस। तो आपके जो वनडे एग्जाम है, वो वनडे एग्जाम के अंदर आपका अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और एडवांस से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैक्सिमम पार्ट अर्थमेटिक से है, तो हम पहले अर्थमेटिक की बात करेंगे, फिर एडवांस की बात करेंगे। अभी ये क्यों बता रहा हूं मैं, बहुत से बच्चों को लगेगा अरे सर सिलेबस समझा रहे हैं आप। सिलेबस नहीं, यही गड़बड़ी है, आप सीखते नहीं है चीज़ों को, आप जड़ को नहीं पकड़ते हैं। जड़ को पकड़िए। देखिए, अर्थमेटिक है। अब अर्थमेटिक में कोई बच्चा कहेगा कि सर मुझे स्टार्ट करा दीजिए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, यानी लाभ हानि बट्टा से स्टार्ट कराइए। कोई बच्चा कहेगा सर मैं टाइम डिस्टेंस स्पीड पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, इस तरीके से काम नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट और बिल्कुल अप्रोच, यानी अगर आपको 5 मंजिल इमारत बनानी है तो आपको पहली बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट 5वीं पर नहीं पहुंच सकते आप, हवाई नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो अर्थमेटिक को अगर आपको जानना है तो अर्थमेटिक में 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि इसकी आधारशिला और नींव रखते हैं। समझ रहे हैं? वो कौन कौन से टॉपिक हैं? एक प्रतिशत टॉपिक, और दूसरा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। ये 2 टॉपिक हैं आपके, ठीक है, जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सर यही टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, बेस क्यों है? देखिए, अगर आप डायरेक्ट पढ़ना चाहेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, यानी लाभ हानि और बट्टा, तो यहां पर क्या पूछने वाला है कि 20% का लाभ हुआ, 16 से ही 2/3% की हानि हो गई। तो मुझे बताइए, जब आपको 16 से ही 2/3% को ही डील करना नहीं आता, जैसे कि आप क्या करेंगे, 16 से ही 2/3%, तो एक बच्चा नॉर्मली क्या करेगा, 16 तिया 48 और 2 50, इस मिश्रित भिन्न को भिन्न में तब्दील करेगा
और प्रतिशत लगा है तो 100 का भाग करेगा और 50 से काटेगा, 50 दूनी 100, 1/6। तब वो कहेगा कि 16 से ही 2/3 बराबर कितना होता है, 1/6 होता है। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन एक बच्चे को 16 से ही 2/3% का वैल्यू ही याद है, या फिर उसको डील कैसे करना है ये वाली चीज याद है। और एक बार हमारे पास फ्रैक्शन बनकर तैयार हो जाती है तो हम फ्रैक्शन की अप्रोच को लगाकर क्वेश्चन को बहुत ही कम समय के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाभ हानि बट्टा को पढ़ना है तो आपको प्रतिशत को गहराई में समझना पड़ेगा। इसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज क्या है, देखिए साधारण ब्याज में वो कहेगा कि आपको फिर दोबारा से 14 से ही 2/3% की ब्याज की दर है। अब फिर दोबारा से प्रतिशत आ गया, यानी क्या हुआ, अगर साधारण ब्याज को पढ़ो या चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ो आपको प्रतिशत के बारे में जानकारी होना चाहिए। यानी परसेंटेज आपका बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक हो जाता है। अगर इस पर आप कमांड कर लेते हैं तो यकीन मानिए लाभ हानि बट्टा और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज यानी ये पूरा का पूरा सेट आपका तैयार हो जाता है। समझ रहे हैं आप। दूसरी तरफ आइए अगर आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन, लाभ, रेशियो, प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात ये टॉपिक क्लियर होता है तो देखिए आप देखेंगे अगला टॉपिक आपका आयु, जो कि आपका रीजनिंग में भी आता है और मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन भी उसमें होते हैं। आयु पर भी आधारित जो प्रश्न हैं उनमें अनुपात का प्रयोग अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसके बाद एक टॉपिक है आपका पार्टनरशिप यानी साझेदारी। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। अब इसमें क्या है कि भाई ए ने 15,000 रुपये का निवेश किया और बी ने 20,000 रुपये का निवेश किया, तो 0-0 का जो बोझा है उसको हम काट देते हैं और 5 × 15 और 5 × 20 यानी 3:4 के अनुपात में क्या किया, ए और बी ने अपना निवेश साझा एक साथ में किया है। समझ रहे हैं आप लोग। यानी दोबारा से क्या आया, अनुपात आया। तो अनुपात ही जब मुझे नहीं आता था तो मुझे साझेदारी को नहीं पढ़ना चाहिए था। ये एक अप्रोच है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो 3 टॉपिक का सेट यहां कंप्लीट हो गया, 3 टॉपिक का सेट यहां कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और काम। आप जानते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में देखेंगे आप कि एक काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता से दोगुनी है, तो फिर वहां पे क्या बना दोस्तों, उनके बीच में अनुपात बन गया। या फिर ए की क्षमता बी के काम करने की क्षमता का 25% है या 25% अधिक है या 20% कम है, यानी क्या है, प्रतिशत। या तो प्रतिशत लगेगा या फिर अनुपात समानुपात लगेगा। यानी अगर समय और काम को आपको पढ़ना है तो आपको प्रतिशत आना चाहिए और अनुपात समानुपात पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो यकीन मानिए आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, कुछ नया नहीं लगेगा। अगर ये 2 टॉपिक आपने पढ़ा तो आपको लगेगा कि वही अप्रोच बार बार चैप्टर चेंज हो रहा है लेकिन मेरी अप्रोच सेम है। क्वेश्चन का प्रारूप जरूर बदले लेकिन मेरा पैटर्न और मेरा जो अप्रोच है वो बिल्कुल सेम जा रही है। विदाउट एनी इधर उधर के एक्स एंड वाई का यूज करके ना, ये फॉर्मूला आप यूज करते हो उनका कोई यूज ही नहीं करना है। समझ रहे हैं। अगर टाइम एंड वर्क आपका क्लियर हो जाता है तो इसके बाद में क्या है, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। भाई क्या अंतर है, टाइम एंड वर्क के अंदर आदमी काम कर रहे थे, यहां पाइप काम करेंगे, यहां पाइप किसी टंकी को भरने का काम करेंगे। ये 2 टॉपिक आपके हो गए। इसके बाद में है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। आप इसमें भी देखेंगे तो दूरी, चाल, समय, यहां भी क्या होगा, या तो एक दूसरे का उल्टा अनुपात होगा या फिर समानुपात में होंगे। समझ रहे हैं। या फिर उनमें प्रतिशत का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर होता है तो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आप बना सकते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और नदी से संबंधित प्रश्न आप बना सकते हैं, और रेसेस यानी आप देख सकते हैं कि एक गोलाकार एक मैदान है उसमें 2 लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक यहां से बनते हैं। इसके बाद में देखिए ये संपूर्ण टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन को एग्जामिनर जब टफ बनाता है किसी क्वेश्चन को, तो याद रखिए उसमें प्रतिशत और अनुपात और उसके साथ साथ उस शब्द के आगे औसत शब्द का प्रयोग कर देगा। जैसे कि आयु का क्वेश्चन है तो औसत आयु लगा देगा, प्रतिशत में कोई वजन की बात कर रहा है तो औसत वजन लगा देगा, अगर प्रतिशत में अंकों वाले सवालों की बात हो रही है तो औसत अंक की बात कर देगा। यानी औसत शब्द का प्रयोग करके उस क्वेश्चन को भार दिया जाता है, वजन दिया जाता है।
यानी अगर ये टॉपिक आपने पढ़े और उसके बाद एवरेज आपने पढ़ लिया तो बातचीत समाप्त हो जाती है। एक बात और, कभी कभी जब इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में जो हम बेसिक्स अपने लगाते हैं या फिर जो हम अप्रोच लगाते हैं उनसे हमारा आंसर को आने में जो समय लगता है दोस्तों वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो वहीं पर उस समय को बचाने के लिए एक विधि और हम अपनाते हैं, उस विधि को कहते हैं एलिगेशन। क्या बोला जाता है उसे? एलिगेशन मेथड। अगर यहाँ पर एलिगेशन मेथड का यूज़ कर दें और यहाँ कुछ मिक्सचर वाले सवाल भी होते हैं जहाँ पर इसका अच्छा खासा यूज़ होता है तो वो टॉपिक बनता है आपका मिक्सचर एलिगेशन। नाउ टोटल अर्थमेटिक इज कंप्लीट। ये है आपका मैथमेटिक्स। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं टॉपिक वाइज, बिल्कुल एक के बाद एक पढ़ते हैं, यकीन मानिएगा आप मैथ को ये समझ लीजिए फील करेंगे, महसूस करेंगे, एक नशा, एक आपको लगेगा कि हाँ मैथमेटिक्स बस कुछ हो रहा है मुझे। समझ रहे हैं आप? ये आपका सिलेबस है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और फिर हम नेक्स्ट अपना देखते हैं कि किस प्रकार से अपना जो पहला टॉपिक है उसमें कैसे 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 हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए दोस्तों अब देखिए, तो पहला मैंने बेसिक टॉपिक बताया आपको क्या? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को हम पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज के बाद ये, अब इसमें जो हमारी अगली क्लास होगी ना उसमें मैं 30 to 35 क्वेश्चंस, मतलब एक घंटे में, एक सवा घंटे में हमारा जितना बन जाए, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक टाइप का एक क्वेश्चन रखकर जो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं। यानी उस क्लास को आप देखें, कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ ऐसा कोई अलग टाइप बचा तो नहीं है। उनका प्रैक्टिस करने के बाद आपको फीलिंग आ जाएगी यस दिस टॉपिक पूरा कवर हो गया। यानी 15 घंटे अगर आप पूरी मैथ को देंगे तो आप निचोड़ देंगे कि ठीक है मेरा कुछ बचा नहीं है। तो अगली जो क्लास आएगी उसमें हम परसेंटेज के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को हम डील कैसे करेंगे ये समझ रहे हैं आप? उनके पास जो उनकी जो अप्रोच है वो क्या होगा, और आगे भी पूरे के पूरे सिलेबस में जो अप्रोच होंगी वो क्या होंगी, मैं आज आपके लिए उनको साझा कर देता हूं, जिससे कि कल आप जब आएँ उस क्लास से इस क्लास को पढ़कर आइएगा और दोस्तों फिर हम आगे की बातें बहुत स्पीड के साथ बना पाएंगे। ठीक, आइए देखिए, परसेंटेज चैप्टर है या फिर मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर है, मेरी कुछ गिनी चुनी बातें हैं, 10-12 बातें मैं बताता हूं और पूरा का पूरा अर्थमेटिक हमारी मुट्ठी में हो जाता है। उन बातों को समझें। देखिए सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए अगर क्वेश्चन को बनाना है। इसके बाद में एक होता है आपका कैलकुलेशन। अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो आप उसकी अप्रोच तो लिख देंगे, लेकिन उसके बाद में कैलकुलेशन थोड़ा सा बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो देखिए कम से कम 15 तक के तो क्यूब आप याद कर लें और 30 तक के आप स्क्वायर यानी वर्ग याद कर लें। इतना मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव आज की दुनिया में आप सिलेक्शन चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो यकीनन मानिए आप ये काम करके आएंगे। ओके, इतना आप कर लेंगे। इसके बाद में आपकी परीक्षा में परसेंटेज किस किस प्रकार से आएगी, एक बच्चा बिना पेन छुए केवल स्क्रीन से देखकर या अपनी नोटबुक में जो उसका क्वेश्चन बुकलेट होगी उसको देखकर ही मेंटली कैलकुलेशन करेगा, और एक बच्चा ऐसा होगा कि जो वहां पर संपूर्ण तरीके से पूरे पेज को भर रहा होगा। आप सोच के देखिए, आपका जो पेपर आता है उसमें ऊपर क्वेश्चन लिखे रहते हैं और नीचे रफ कार्य के लिए इतनी जगह होती है और पीछे एक पेज होता है। अगर ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं आप, समझ रहे हैं, ऑनलाइन में आपको शीट मिलता है तो कहीं कहीं एक ही शीट मिलता है, यानी आपको इतना कम स्पेस दिया जाता है। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप, इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन, समय कम है, स्पेस कम है। इसका अर्थ क्या है कि आपको रफ कार्य कम करना है, मेंटली चीज़ें ज़्यादा करनी है, पेन कम चलाना है। तो सर ये अप्रोच होंगी कैसे, डेवलप कैसे होंगी, ठीक उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए परसेंटेज में क्या है कि परसेंटेज में सबसे पहली बात होगी कि परसेंटेज वैल्यूज़ पे काम करना। अगर आपको एक बार परसेंटेज वैल्यू समझ में आ गई कि इनको हम तोड़ते कैसे हैं, तो आपका बातचीत खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों परसेंटेज वैल्यू आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट में इसकी बात करें तो दी कैसी होती है। देखो एक तो होती है बहुत ही ज़्यादा बेसिक परसेंटेज, जैसे कि आपको कहेगा 10%, 10 का मल्टीपल होगा 20 है, 30 है, इस प्रकार की परसेंटेज दी होंगी। ठीक है, इस प्रकार की परसेंटेज दे रखी होंगी आपके सामने। आइए दूसरा क्या है, एक आपको थोड़ी सी
थोड़ी सी कैलकुलेटेड परसेंटेज होती हैं जो कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न के रूप में दी जाती हैं, जैसे कि 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, इस प्रकार की कुछ प्रतिशत होती हैं, 12.5%। ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम का लेवल जब हम बढ़ाते हैं, लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज होता है, तो इन्हीं परसेंटेज वैल्यूज को थोड़ा सा डेसिमल में दिया जाता है, जैसे कि यहां पर 16.66%, 14.28%। ये 3 प्रारूप आपको प्रतिशत में देखने को मिलते हैं लेवल के हिसाब से। समझ रहे हैं? आप छोटा लेवल देखते हैं तो बहुत आसान सी प्रतिशत दी होगी, थोड़ा सा लेवल बढ़ाए तो प्रतिशत का रूप ये होगा, और थोड़ा लेवल बढ़ाए तो प्रतिशत का रूप इस प्रकार से होगा। ठीक है। अब देखिए, यहां इस प्रारूप की थोड़ी सी हम कम चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सीजीएल का लेवल या बड़ा लेवल और समय हमारे पास कम है, और अगर हमने मौका मिलेगा और आपके लिए हम जुड़े भी रहेंगे लगातार, तो पूरा का पूरा सिलेबस आपके लेकर आएंगे, वहाँ पर बहुत सारा समय हमारे पास होगा, तो प्रतिशत अध्याय में कम से कम 14 से 15 घंटे लेंगे, तो बहुत अच्छे से कमांड करना इसको सिखाएंगे। अभी जो हमारा एग्जाम है एसएससी जीडी, अगर उसको फोकस करें तो मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ से प्रश्न में प्रतिशत देने का प्रयास करता है, इन 2 जगह से, या तो सिंपल परसेंटेज देगा या फिर वो फ्रैक्शन में परसेंटेज देगा। ठीक है, ये वाली बातें हैं। ठीक, आइए अब इन दोनों पे बातें करेंगे। इन परसेंटेज की वैल्यूज को याद कैसे करना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आइए नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले बेसिक परसेंटेज की बात करता हूं। देखिए, बेसिक परसेंटेज में बड़ा गौर से देखिएगा, एक आपके पास है 100%। 100% का क्या मतलब है? 100% का मतलब होता है, अगर मैं बहुत सिंपल रूप से लिखूं तो 100/100, यानी प्रतिशत का अर्थ ही है परसेंट, यानी जो कुछ बात होगी किस पर होगी? 100 पर होने वाली है, यानी पर माने डंडा, सत माने 100। समझ रहे हैं? यानी जो कुछ बात है वो किस पर होने वाली है? वो 100 पर होने वाली है। तो 100 से 100 काटा तो कितना बना? 1 बना। यानी कोई भी चीज, लाइन को गौर से सुनिएगा, कोई भी चीज अपने आप में अगर 100% है तो वो क्या है? 1। समझ रहे? वो क्या है? 1। यानी आप देखें, इधर 100 जो था वो प्रतिशत में था, और 1 यहां जो है वो भिन्न में है, क्योंकि 1 के नीचे अगर 1 लिखूंगा 1/1 तो भी क्या बनेगा? 1 बनेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो 100% इधर प्रतिशत है और इधर क्या है? आपका भिन्न है। तो प्रतिशत से जब मैं भिन्न गया तो मैंने क्या किया? मैंने 100 का भाग किया। गौर से समझें, प्रतिशत से जब मैं भिन्न जा रहा हूं तो मैंने क्या किया? मैंने 100 का भाग किया। अगर इसका उल्टा होगा, इस 1 से अगर मैं प्रतिशत की ओर जाने की कोशिश करूंगा, तो यहां पर अगर मैं 100 का भाग कर रहा हूं तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा करना पड़ेगा, इसका उल्टा। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर 1/2 है, इसको मैं प्रतिशत में लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? 100 का गुणा। 2 से कितनी बार काटेंगे? 50 बार, और ये कितना बन जाएगा? 50%। इसको लिख सकता हूं। समझ रहे हैं आप? ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन देखिए अभी बहुत बेसिक लग रहा है आपको, अभी आधा घंटा रुकिए, मैं आपको कहां लेके जाने वाला हूं। ठीक है, अब ये तो एक बात समझ में आई, प्रतिशत से भिन्न 100 का भाग, और भिन्न से अगर प्रतिशत है तो क्या भाई? 100 का गुणा। और 100% अपने आप में कितना होता है? 100% अपने आप में 1 होता है। समझ रहे हैं? अच्छा, मुझे बताइए, अगर 100% 1 है तो मेंटली सोचेंगे अब, तो 200% कितना? 2। 300% कितना? 3। कैसे? देखो, 200% जब भी मेरी परीक्षा में आएगा, मैं 200 नहीं सोचूंगा, मैं क्या सोचूंगा? 100%, क्योंकि 100 इसका बेस है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 100 से लेकर 1000 तक मैं देखूंगा, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 10 से लेकर 100 तक का बेस 10, 100 से लेकर 1000 तक का बेस क्या? 100। तो अगर मुझसे 100 से 1000 के बीच में पूछा गया है कि 200, 300, 400, तो मैं सोचने वाला हूं 200। तो 200 क्या है? 200 का बेस क्या है? 100। तो मेरे दिमाग में 100 आना चाहिए। तो 100, अब 100 का कितना गुना है भाई साहब? ये 2 गुना है। तो यहां भी 1 का कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो ये कितना बनेगा? ये 2 बनेगा। समझ रहे? तो जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि यहां पर कि मान के चलिए कि 150 का, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है ना, वो बनता है कैलकुलेशन बेस, परसेंटेज की कैलकुलेशन करना होता है। उसने मुझसे कहा कि 150 का 500% निकालिए। तो बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे किस तरीके से कि 150 का माने गुणा 500%, यहां से 0 0 0 0, फिर 15 5 75, फिर 0, ऐसे नहीं लाना मेंटली। कैसे कि 150 का 500%, तुरंत सोचूंगा 500% यानी 100%। 100% बराबर 1, तो 500 बराबर क्या? 5, क्योंकि 100 का कितना गुना है? 500,
5 गुना, तो 5 यानी 150 का 500 यानी 5 गुना, 15 5 75 यानी क्या 750 टिक मेंटली। अगर आप पेन चलाते रहेंगे ना तो बातचीत नहीं बनने वाली। बच्चे बहुत तेज हैं, बहुत समय से बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपनी अप्रोच में बदला करना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे आपका लाभ हानि प्रतिशत साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कोई भी टॉपिक हो, उसमें इस प्रकार से परसेंटेज की वैल्यू का यूज होगा। तो याद रखिए 100% बराबर 1, 200 बराबर 2, 300 बराबर 3, इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर देखें आप और आपकी क्या बेसिक परसेंटेज हो सकती है। जैसे कि आपसे उसने पूछ लिया 5%, आपसे उसने पूछ लिया 4%, आपसे उसने पूछ लिया 2%, इस प्रकार की कुछ परसेंटेज पूछी जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक, आइए एक परसेंटेज में और है, थोड़ा सा इस बात को समझें, बहुत बेसिक सी मैं परसेंटेज आपके लेके चल रहा हूं। जैसे कि देखिए 10%, ये क्या है आपका 20%, ये क्या है आपका 30%, ये आपका हो गया कितना 40%। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि 100% बराबर अगर एक है तो यहीं पर अगर मैं 50% को याद करूं तो कैसे याद करूंगा। 100 बराबर अगर पूरा था तो 50 का कितना होता है, आधा होता है, तो 50% बराबर कितना हो गया, आधा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसी प्रकार से देखिए अगर मैं 25% को याद करता हूं तो 25/100 यानी 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो अगर 25% बेस है, अगर 25% आपको याद है तो आप 75% की वैल्यू भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। किस प्रकार से कि 25 का कितना गुना होता है, 3 गुना होता है, तो यहां भी आप 3 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3/4। कितना याद हुआ आपको, 100 से लेकर 1000 तक याद हुआ, बिल्कुल याद हुआ। ठीक है, 25% 1/4, 75 25 का 3 गुना 3/4, 50% 100 का आधा, 200% 100 का 2 गुना। इस प्रकार से आपको चीज़ों को सोचना है। अब देखिए 10 20 30 40 50 मैं यहाँ कर चुका हूँ। इसके बाद में ये हो गई 60%, ये हो गया आपका 70%, ये हो गया आपका 80% और ये हो गया आपका 90%। और मेरे दोस्तों ये आपके पास में पूरा का पूरा 100%, यानी आपकी परीक्षा में 10 से लेकर 100% आती हैं। समझ रही समय 10 20 30 40 50 इस प्रकार की बेसिक परसेंटेज आती हैं। इनका फ्रैक्शन हमारे बिल्कुल टिप पर होना चाहिए। देखो कैसे होगा। 10% का क्या मतलब है कि 10/100 यानी कितना हो जाएगा 1/10, और ये 20/100 कितना होगा 1/5। अगर ये दो वैल्यूज आपको अगर याद है ना तो आप यकीन मानिए नीचे वाली वैल्यूज आपको अपने आप याद हो जाएंगी। देखिए कैसे 10% 1/10 होता है तो 10 का कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, तो ये कितना इसका 3 गुना करेंगे तो 3/10। ये कितना गुना है, ये 7 गुना, तो इसका भी कर देंगे 7 गुना तो 7/10। ये कितना है 90 यानी 9 गुना है, तो इसका भी अगर 9 गुना करेंगे तो ये कितना कहलाएगा 9/10। समझ रहे हैं। किसी ने पूछा 90% तुरंत आना चाहिए 10 पर 10 9/10, बात खत्म। 20% 1/5, 20 का कितना गुना है भाई 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 2/5। ये कितना है 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना 3/5। ये कितना गुना है ये 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। खत्म। क्लियर नहीं क्लियर है, समझ नहीं समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी इनकी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब 125 का 80% पूछ लिया, इसका एप्लीकेशन बताता हूं कि 125 का 80% पूछा 80/100, तो बच्चे शुरू हो जाते हैं 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 से यहाँ से 5 दूनी 10। नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। 125 का 80% सोचेंगे कैसे आप लोग। देखिए 125 80 यानी 80 कितना 20 चौका 80, 4/5, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। इस प्रकार से अगर आप लोग मेंटली चीजों को कैलकुलेट करेंगे तभी बात बनने वाली है, तभी स्पीड बनेगी दोस्तों, तभी सिलेक्शन होगा। अदरवाइज पढ़ते रहिए। करोड़ों बच्चे हैं, लगातार दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप अपनी अप्रोच नहीं बदलेंगे तो बातचीत नहीं बदलेगी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बन जाती हैं। चलिए, तो आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक, तो 10 से लेकर 100 तक हमारी परसेंटेज हो गई। हमने 50% पढ़ा, 25% पढ़ा, 75% पढ़ा। 5% यानी क्या 1/20 पंजे 100, 4% या 25 चौके 100, ये 2 का भाग 100 कितना हो जाएगा 50 दूनी 100। ये परसेंटेज क्लियर होगी। ठीक है, चलिए कुछ ये परसेंटेज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब और क्या कुछ परसेंटेज हैं
जो वैल्यूज हमें याद रहनी चाहिए एग्जाम में, और बहुत बार रिपीट आती है। ये इतना हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि कौन कौन सी वैल्यूज को बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट किया जाता है और उनको टिप्स पे कैसे लेके आए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 12 सही 1/2%। देखिए 12 सही 1/2% को हम 1/8 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/8। इनको बहुत फास्ट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी क्या, अभी तो याद ही कर ले जाएं, परीक्षा में अगर याद कर ले जाएं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन अगर भूल जाएंगे तब क्या करेंगे, उसका भी इलाज है, सब इलाज है। लेकिन अभी बस सुनिए, अब 12 का आप देखें, ये परसेंटेज बहुत पूछी जाती है। एक दूसरी प्रतिशत है 37 सही 1/2%, 37.5। एक तीसरी प्रतिशत है 62 सही 1/2%, और एक चौथी प्रतिशत है 87.5%। इन 4 वैल्यूज को भी आप बहुत जल्दी से याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, 12.5% बराबर 1/8 होता है। अगर ये आपने याद कर लिया, ये आपका बेस है, तो देखिए ये इसका कितना गुना है, 3 गुना। 12 तिया 36, लगभग 37 के करीब पहुंचे तो 12 तिया 36 यानी कितना गुना, 3 गुना। तो यहां भी आप 3 गुना 3/8 कर दीजिए। यहां 12 का पहाड़ा पढ़िए तो कितनी बार, 12 पंजे 60, 12 5 60 यानी कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। और ये 12 का कितना गुना है, लगभग 7 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 7/8। अब एग्जाम में मान के चलिए आपसे उसने ये कह दिया कि 640 का 87.5% निकालिए, आप बैठे रह जाएंगे। समझ रहे हैं? आप क्या करेंगे, 2 सत्ते ऐसे ऐसे करके फिर 100 से काटेंगे तो शाम हो जाएगी। लेकिन आपने सोचना है कि 640 87.5 यानी 12 सत्ते 84 यानी कितना बनेगा, 7/8। ये वाली मेंटली कि 7/8, 8 × 64, 8 7 56, 56 560 मिला, टिक मार, आगे बढ़ गए। ये जब तक बात नहीं बनेगी, मैं फिर से बता रहा हूं, सिलेक्शन नहीं होगा। आप समझ लीजिए इस बात को। कैलकुलेशन अप्रोच आपकी बदलनी चाहिए, कुछ यूनिकनेस आपके अंदर दिखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए, तो ये वैल्यू भी हमें याद हो गई। ठीक है, 12.5, 37.5, ये और कौन कौन सी वैल्यू जिनको हम याद कर सकते हैं जो बहुत फेमस हैं। 33 सही 1/3%। दोस्तों ये कितना होता है, 1/3, याद होगा आपको, बहुत फेमस है। ठीक है, अच्छा 66 सही 2/3% कितना होता है, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 2/3। ये कुछ इतनी प्रतिशत हैं जो कि आपको याद करना चाहिए। ठीक, अभी तक जो याद करने वाली है, कम से कम इतना तो आप याद कर लें। ठीक है, अब बहुत सारी प्रतिशत पर और हम बात करेंगे, इनको फास्ट कैसे करना है वो भी बात करेंगे, इनका अपोजिट कैसे जाएंगे वो भी बात करेंगे। ये तो था परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, हमारे एग्जाम में आएगी ये परसेंटेज और हम सीधा का सीधा फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूरा क्वेश्चन देगा, लास्ट में पूछेगा तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि या इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ। तो इसका मतलब लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का, यानी कहने का मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन में जो सॉल्व किया होगा ना उसको आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कोई फ्रैक्शन आई होगी उसको परसेंटेज में कैलकुलेट आपको करके दिखाना होगा। यहां पर परसेंटेज दिया था, आपने उसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट किया, लेकिन इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और आपके एग्जाम में इसको आप बहुत स्पीड के साथ कैसे बना सकते हैं उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। देखिए अब जितने भी कहीं भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, उसमें क्या है कि 1/2 से लेकर 1/20 तक के सारे फ्रैक्शंस आपको आने चाहिए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि देखते हैं फ्रैक्शंस में कैसे, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, इस प्रकार के कुछ फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, इनको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हैं, आप जनरली क्या करते हैं कि भाई यहां बड़ा सिंपल है, आपने क्या किया, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी आपने क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी आपने 100 का मल्टीप्लाई किया, ये 20 बार हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन दिक्कत आती है कहां, दिक्कत यहां आती है, यहां मैंने जब 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से पूरा कैंसिल ही नहीं हो रहा है। यहां पर जब मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया, यहां 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा का पूरा कैंसिल ही नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप 6 का डिवाइड करने वाले हैं, 7 का डिवाइड करने वाले हैं, ये तो काफी सिंपल है, ऊपर 1 है अभी, लेकिन अगर ऊपर यहां पर 1 की जगह पर क्या होगा, 1 की जगह पर अगर यहां 1 की जगह पर अगर 1 की जगह पर यहां पर 3/7 हो गया तो क्या हो जाएगा,
तो और फिर क्या करेंगे आप 3 इंटू 100 यानी 300 अपॉन में 7, फिर आप 7 का इसमें डिवाइड करेंगे। इट विल टेक टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। मैं इसी से आपको बचाना चाह रहा हूं कि बिल्कुल विदाउट टचिंग एनी पेन आप इस कैलकुलेशन को स्पीड से कैसे बनाएं। ठीक है, इस पर चर्चा करें। देखिए, एक तरीका तो यह है कि आप 1/2 से लेकर 1/20 तक की सारी वैल्यूज को याद करिए, किसी किताब में छपी होंगी या आपने कहीं पढ़ी होंगी। एक तरीका तो यह है। एक दूसरा ये तरीका याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम सेकंड्स में एग्जाम हॉल के अंदर ही बना सकते हैं। वो क्या तरीका हो सकता है? देखिए, एक तरीका बताने वाला हूं, बहुत बच्चों वाला खेल है वो। ठीक है, बहुत ही आपने 3री 4री 5वीं क्लास में पढ़ा होगा। बहुत छोटी जगह से मैं बात को उठाऊंगा और देखिए कैसे हम अप्लाई करेंगे उस चीज को। ठीक है, अब देखिए, अब छोटी सी बात लें कि अगर मैंने मान के चलिए 1/16 लिखा, 1/16 लिखा, अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, 100। नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट करेगा। 2 से कितनी बार 50 बार, 2 से कितनी बार 8 बार, 2 से कितनी बार 4 बार, 2 से कितनी बार 25 बार। और फिर 25 में क्या करेगा, 25 में भी 4 का भाग देगा, 4 6 24 करेगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। समझ रहे इस प्रकार से। और फिर यहां से एक भिन्न बनाएगा 6, जो शेषफल बचा है 1 और जिससे भाग दिया, और फिर कहेगा 6 से 1/4%। इतना अगर समय आपने लगाया, ये तो तब है जब ऊपर 1 है, लेकिन ऊपर अगर 5 होता तो क्या होता, तो बहुत ज्यादा समय लगता। समझ रहे इस समय को कैसे बचाना है? देखिए जरा, हम अपनी अप्रोच किस प्रकार से बनाने वाले हैं, इसको जरा आप गौर से देखें। देखिए, मैंने लिखा 1/16, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, 100 × 1 = 100 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 16, यानी 100/16 लिख सकता हूं। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि मैं 100 में डिवाइड देने जा रहा हूं, किसका, 16 का। बहुत छोटी बात है, बेसिक है, ये जान है। इतनी स्पीड बनेगी दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा कि अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं। यकीन मानिए, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम जड़ पर, हम अपनी नींव पे काम नहीं करते हैं। देखिए, 16 का भाग 100 में, आज 16 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, कि 16 का भाग 100 में 5 बार जाएगा क्या, चला जाएगा सर। 16 का भाग 6 बार जाएगा क्या, कि चला जाएगा सर। तो 5 बार जाएगा कि 6 बार जाएगा, कि सर 6 बार जाना चाहिए। 5 बार, कि सर 5 बार नहीं, 5 बार तो कम रह जाएगा। अच्छा, कम रह जाएगा। और 6 बार, कहाँ सर 6 बार तो कम होगा, लेकिन जितना कम हो सकता है, कोशिश पूरी है कि हम 100 के करीब पहुंचेंगे। अच्छा, 7 बार, कि 7 बार सर 100 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कोई रूल बनता है बचपन में? भाग का नियम क्या है, भाग का नियम यह है कि 16 का भाग 100 में इतनी बार दो कि 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। या तो पूरा का पूरा 100 में चला जाए, जैसे कि 16 की जगह 20 होता तो कितनी बार जाता, 5 बार, 20 पंजे 100, तो कोई बात नहीं थी। या तो 100 में पूरा का पूरा भाग चला जाए, या फिर 100 से ऊपर ना जाए लेकिन 100 से कम रह जाए। और कम भी कितना, कोशिश करो जितना हो सके उतना पास में। तो 16 का पारा कितनी बार, 16 6 96, 6 बार गया, कितना बचा भाई साहब, 4 बचा। अब देखो एक चीज, यहां पर क्या चीज है, इसको कहते हैं शेष। ये शेष बचा है, तो शेष के रूप में जो हमको फल की प्राप्ति हुई उसे हमने कहा शेष फल, यानी अंग्रेजी में आपने क्या कह दिया, इसको रिमाइंडर। और जो भाग के बाद आपको फल की प्राप्ति हुई उसे हमने क्या कहा, भागफल। समझ रहे हैं? और जिसने भाग देने कर कोशिश की और भागने की कोशिश की, यानी भाजक, और जिसके अंदर भाग दिया गया वो क्या कहलाया, आपका भाज्य। ठीक है, क्वोशेंट। ठीक, यहां पर आपका दिस कॉल डिवाइजर एंड डिविडेंड, अंग्रेजी में कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, बचपन वाली बातें हैं ये सारी की सारी। अब ये छोटी बात है, लेकिन देखिए इससे एक मिश्रित भिन्न बनेगी, मिश्रित यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। कैसे बनाते हैं हम लोग, कि जितनी बार भाग गया उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो आपका शेषफल बचा उस शेषफल को हम ऊपर लिखेंगे। शेषफल हमने कहां लिखा, ऊपर लिखा। और जिसका भाग दे रहे थे उसे कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। समझ रहे? ठीक है, 6 सही 4/16। अच्छा, एक चीज और है, ये भिन्न बनी, किसी भिन्न की या किसी फ्रैक्शन की एक विशेषता होती है कि वो अपने आप को सिंप्लीफाई करता है, काटता है, और जब तक काटता है कि जब तक वो सिंप्लीफाई सरल रूप में ना पहुंच जाए। समझ रहे हैं? तो ये कट सकते हैं आपस में कि जी हाँ, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। यानी दोस्तों मैं फाइनली इसको लिख सकता हूं 6 सही 1/4%। ये बचपन वाला रूल है, इसी को अप्लाई करूंगा। देखिए आप 1/2 से लेकर 1/20 तक की सारी फ्रैक्शन हमारी उंगलियों पर हो जाएंगी। आप गौर से सुनें, 6 सही 1/4%,
यहाँ भी क्या था, 6 से 1/4% हमने जो उस तरीके से काट के निकाला था। अब एक बात, एक रूल और यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक, वो भी बहुत काम आने वाला है। देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपने देखा कि अगर शेषफल यहाँ पर 4 की जगह पर 17 बचा होता, ठीक है, मैं भी मान के चलते हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था 6 सही 17/16, ये फ्रैक्शन सही होती? आप कहेंगे सर नहीं होती। क्यों नहीं होगी? आप इसलिए कहेंगे क्योंकि सर 16 का भाग जो है 17 में फिर से चला जाएगा, यहां 17 होता, 16 कम 16 फिर से चला जाता। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, गौर से सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि भाग विधि के अंदर जब हम यहां पर मिश्रित भिन्न बनाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, याद रखिएगा कि ये शेषफल जो है कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। समझ रहे हैं? कभी भी आपका रिमाइंडर आपके डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति बनी तो आप क्या करेंगे, उसे कैंसिल आउट करेंगे, और जब तक कैंसिल आउट करते रहेंगे जब तक ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी रिमाइंडर, ठीक है, आपका शेषफल नीचे वाले भाजक से छोटा ना हो जाए। ये दो बातें, दो रूल आपको याद रखेंगे आप, ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर, इसको आप देख लीजिए, और अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं खेल। देखिए चलिए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 यानी 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, ठीक है। और मैं यहां ले देता हूं 1/19 और 1/20, जनरली यहां तक की वैल्यूज। अब देखिए, अब एक भी वैल्यू हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया उसी को हम यूज करने वाले हैं। चलिए क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, 1/2 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई, यानी 100 × 1 क्या हो जाएगा, 100/2। यानी एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, कर हम ये रहे हैं कि हम 100 में डिवाइड कर रहे हैं, कितने का, नीचे वाले का, यानी 2 का। किसका डिवाइड कर रहे हैं, 2 का। चलो 2 का 100 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 50 बार, 50%। 3 का 100 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 का 100 में भाग, 33 × 99, 33 बार। जो बचा वो ऊपर, 100 में से 99 का कितना बचा, 1, और जिससे भाग दे रहे थे वो कहां, नीचे, 33 सही 1/3। 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 25%। 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 20%। 6 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 16 6 96, कितनी बार, 16 6 96, कितना बचा, 100 में से 96 गए तो 4, 4 ऊपर 6 नीचे, यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 7 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 14 7 98, कितना बचा, 100 में से 98 गए तो 2, और नीचे क्या है, 7, 14 सही 2/7। 1/8, 8 का पहाड़ा 100 में कितनी बार, 12 8 96, कितना बचा भाई साहब, 100 में से 96 गए तो 4, 4 ऊपर 8 नीचे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 12.5, ठीक है। 9 का पहाड़ा कितनी बार भाई साहब, 11 9 99, कितना बचेगा, 1/9%। 10 का पहाड़ा कितनी बार, 10 बार। 11 का पहाड़ा कितनी बार, 11 9 99, यानी 9 बार, कितना बचेगा, 1, और जो नीचे है उसको नीचे ही रहने दो। 12 का पहाड़ा 12 8 96, कितना बचा, 4, नीचे 12, 4 1 कम 4, 4 तिया 12, खत्म। 13 7 91, 100 में 7 बार भाग, कितना बचा, 91 में 9, जो नीचे है उसको नीचे रखो। 14 7 98, कितना बचा, 2, ऊपर 2 नीचे 14, 2 1 कम 2, 2 7 14। 15 15 6 90, कितना बचा, 10, यानी 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना हो गया, 6 सही 2/3। 16 6 96, कितना बचा, ऊपर 4 नीचे 16, 4 1 कम 4, 4 चौके 16। 17 पंजे 85, कितना बचा, 15, नीचे कितना, 17, 5 सही 15/17। 18 पंजे 90, कितना बचा दोस्तों, 10, 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, 5 सही 5/9। 1/19, 19 पंजे 95, कितना बचा, 5,
5/19%। और बोलो बजरंगबली की जय। यानी क्या? 20 पंजे 100। 1/2 से लेकर 1/20 तक एक बार, जैसे मैंने बताया है, आप 1 से 2 बार इस प्रकार से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर देखिएगा। अभी तो आपको मैंने 1/2, 1/3, 1/4 बताया है। अभी तो अगर यहाँ पर 2/3 होगा तो किस प्रकार से, 4/5 होगा तो किस प्रकार से सोचेंगे, सारी बातें आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन समय की बहुत कमी है, इसीलिए आपको थोड़ा सा बेसिक बता के चल रहा हूँ बस। जब हम पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे ना, 10-15 घंटे अच्छे से परसेंटेज पर आपको इस प्रकार का डील कराऊंगा मैं कि आप ये समझ लीजिए मैथमेटिक्स को आप फील करने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। 1/2 से लेकर 1/20 तक सारी परसेंटेज की वैल्यूज कल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 33 सही 1/3, 66 सही 2/3, 12 सही 1/2, 62 सही 1/2, 37 सही 1/2, 87 सही 1/2। ये सारी प्रतिशत की वैल्यू है जो आपकी टिप्स में होनी चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो ये हमने एक आपको तरीका बताया कि इस प्रकार से आप अभी फिलहाल के लिए इन चीज़ों को इतना याद करना आपको चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे आइए, और क्या चीज़ समझनी है आपको। देखो एक बात और है, कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए आपको एक चीज़ और करना है। जैसे कि मैंने लिखा आपको यहाँ पर 135 का 100%, जो पहला प्रश्न हमारी परीक्षा में रहता है, और दूसरा है कि 135 का यहाँ पर 10%, और तीसरा क्या हो जाएगा 135 का 1%। दोस्तों कैलकुलेशन जब आप करेंगे ना, तो कैलकुलेशन में क्या आएगा, या तो कोई परसेंटेज की वैल्यू 100 का मल्टीपल होगी, जैसे कि 500%, 800%, या फिर वो वैल्यू 10 का मल्टीपल होगी, जैसे कि 30%, 60%, 70%, या वो वैल्यू कितने का होगा, वो 1% का मल्टीपल होगा, यानी 3%, 4%। तो आप गौर से समझिए, 135 का 100%, अगर मैं यहां लिखूं, देखो सॉल्व करते हैं, 135 का माने गुणा 100%, 100/100, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 135। दूसरी बात, दूसरा सोचने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया 100% का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 135 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाता है 135। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं आपको, गौर से इस तरीके से सोचना है आपको। कैसे सोचना है, किसी भी चीज का 100% वही होती है। आपका 100% आप, पंखे का 100% पंखा, बोर्ड का 100% बोर्ड, पेन का 100% पेन, किसी भी चीज का 100% वही होता है। तो 135 का 100% 135। अगर ये 200% पूछा होता, 500% पूछा होता, तो मैं कहता 135 का 500%, यानी 135 का 100% जब 135 होता है तो 135 का 5 गुना मुझे बताना है। समझ रहे हैं। और उसमें भी मैं कैसे सोचूंगा, 135 का 5 गुना, 135 में पहले 100 का 5 गुना 500, 30 का 5 गुना 150, 5 का 25। इस प्रकार से कैलकुलेशन को ब्रेक करके मेंटली चीज आपको बनानी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप, वहां बहुत हेल्प करने वाली है। तो कभी भी किसी भी चीज का 100% कितना होता है, वही होती है, वही संख्या होती है। 10% की बात करें, देखो 10% मैंने आपको बताया कि 135 का 10% यानी 10/100, 0 से 0। समझ रहे हैं। तो 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। आप गौर से समझना है इस बात को। 10% 1/10, और आप क्या करेंगे, 5 से इसको काटेंगे या फिर डायरेक्ट क्या कर देंगे, 1 0 नीचे है तो पॉइंट लगा देंगे। लेकिन हमारी परिभाषा क्या होगी, हमारा सीखने का तरीका क्या होगा, गौर से समझिए। देखिए ये 10% है, 10% का मतलब क्या होता है, नीचे 1 0 होती है, 1/10 होता है। देखो अगर ऊपर 135 के साथ अगर ऊपर या फिर 130 होता, 140 होता, यानी या 1350 होता, अगर ऊपर 1 0 है, 10% नाश्ते में क्या लेता है, ऐसे समझो 10% नाश्ते में क्या लेता है, 10% के पास नीचे 1 0 है, अगर ऊपर नाश्ते में 1 0 बनी होगी तो वो 0 को खा जाएगा। समझ रहे हैं। अगर ऊपर नाश्ते में 0 नहीं मिली तो राइट हैंड साइड से दाएं से 1 अंक छोड़कर क्या बैठा देगा, दशमलव, क्या बैठा देगा, पॉइंट, डेसिमल। समझ रहे हैं। इस प्रकार से आपको 10% को अपने दिमाग में फिट करना है। तो आप कैसे डायरेक्ट सोचेंगे यहां पे कि 10% क्या करता है, नाश्ते में 1 0 खाता है, लेकिन यहां 1 0 तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर, राइट हैंड साइड से एक वैल्यू छोड़कर आप क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 13.5। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर। अगर इसकी जगह पर 140 होता तो मैं तुरंत सोचता कि 140 में 0 नाश्ते में खा जाएगा 10%, तो बचेगा कितना, 14। बात खत्म।
इस प्रकार से आप चीज़ों को कैलकुलेट कीजिएगा। अब आ जाइए 1%। देखो 135 का 1% यानी 1/100। अब 1% के पास कितना जीरो है? 2। तो नाश्ते में कितना जीरो खाएगा? 2। अगर ऊपर 2 जीरो मिली तो क्या कर देगा? 2 जीरो का स्वाहा कर देगा। अगर ऊपर 2 जीरो नहीं है तो राइट हैंड साइड से 2 अंकों को छोड़कर क्या बैठा देगा? डेसिमल। तो यहां पर डायरेक्ट सोचेंगे 1% यानी 2 अंकों को छोड़कर यहां पर 1.35। ये 3 बातें आप याद रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं 4% की बात करूंगा तो मैं 4% की बात नहीं करूंगा, मैं 1% की बात करूंगा। जैसे कि 13.5 है और यहां पर 135 का 20% होगा। अगर 135 का मुझसे 20% पूछा गया तो लोग करेंगे 135 इंटू में 20/100। यहां से 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। नहीं, बकवास, ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करने वाले हैं? मेंटली कैसे सोचेंगे कि 20% छोड़ो, मैं पहले 10% सोचता हूं। 10% एक जीरो खाता है, जीरो इसके पास है नहीं, तो क्या बन जाएगा? ये एक डेसिमल, एक अंक को छोड़कर डेसिमल लगेगा, यानी 13.5, 13.5। जब 10% 13.5 है, मुझे 20% चाहिए। 20% क्या होता है? 2 गुना। तो 13.5 का 2 गुना कितना होगा? 13 का 2 गुना 26 और आधे का 2 गुना 1, 26 और 1 27। मेंटली कैलकुलेट कर दिया, टिक मार दिया, खत्म। अगर इस प्रकार से सोचोगे तो आज के सिनारियो में जॉब लगेगी। अदरवाइज मैं फिर से कह रहा हूं, पढ़ाई करने वालों की कोई संख्या नहीं है। समझ रहे हैं? अप्रोच में दम होना चाहिए। विद इन 6 मंथ आप कोई भी जॉब को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 बातें आपने ये याद रखनी है। और हमारे पास में इस चैप्टर को सीखने के लिए क्या और कुछ हमें अप्रोच सीखनी पड़ेंगी, इन सब का अप्लाई करूंगा मैं। जब हम करेंगे ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बनाएंगे, तब देखिएगा कैलकुलेशन कितना स्पीड के साथ। कॉन्सेप्ट तो धमाके से सीखेंगे ही सीखेंगे, इसके बाद में स्पीड कितनी हमारी तेज आएगी। एक क्वेश्चन को 30 से 35 सेकंड में हम बना पाएंगे और सबसे बेहतर हमारा जो है रिजल्ट बनेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। एक बात और आपको सीखनी है बहुत ज्यादा, जो इसका इस्तेमाल होता है। एक कॉन्सेप्ट है 165, या सॉरी, सबसे पहले एक एग्जांपल लिखा मैंने। एक कॉन्सेप्ट है x का y% कह दो या फिर मैं y का x% कह दूं। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब एक ही है। यानी या तो x का y% कहूं या y का क्या कहूं? x% कहूं। दोनों की बात क्या है? एक ही है। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है? सिद्ध क्या? जैसे कि एग्जांपल, ये क्या कहना चाह रहा है? यानी परसेंटेज चाहे तो x के साथ लगा दूं, चाहे यहां पर y के साथ लगा दूं, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, दोनों बराबर होगा। जरा प्रूव करके देखते हैं बात सही है क्या। मैंने x का वैल्यू यहां पे रखा 165, का मतलब मल्टीप्लाई, और y का वैल्यू रख दिया मैंने 20, यहां लगाया परसेंटेज। यहां y की जगह पे क्या रखा? 20, का मतलब मल्टीप्लाई, और x की जगह पे क्या लिखा मैंने? 165, और क्या लगा दिया? परसेंटेज। ये देखो, यहां पर 20 के साथ परसेंटेज है और यहां 165 के साथ परसेंटेज है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? दोनों का आंसर निकालते हैं। 165 इंटू में 20% यानी 1/5, और 20 इंटू 165% यानी क्या? अपॉन 100। देखो 5 से इसको काटा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 20 पंजे 100, इसे काटा तो कितनी बार? 5 दिया 15, 5 दिया 15। हेंस प्रूव्ड, यानी क्या? दोनों का आंसर सेम है, 33 है। यानी क्या हुआ? बात प्रूव हो गई। यानी x का y% कह लो तो भी वही आंसर आएगा, y का x% कह लो तो भी वही आंसर आएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति हमसे 165 का 20% निकालने को कहे या 20 का 165% निकालने को कहे, आंसर वही आने वाला है। इससे क्या मदद मिलेगी हमें हमारी परीक्षा में, हमारे सवालों में? जी बिल्कुल मिलेगी। देखो कैसे मिलेगी, हम इसे यूज कैसे करेंगे। 165 का 20%, यानी हमें यह देखना है कि परसेंटेज किसके साथ लगा है। एक ऐसी वैल्यू के साथ परसेंटेज लगा है क्या जो हमें याद है? समझ रहे हैं? एक ऐसी वैल्यू के साथ परसेंटेज लगा है जो हमें याद है, या फिर ऐसी वैल्यू के साथ लगा है जो हमें याद नहीं है। जैसे कि यहां देखिए 20% का वैल्यू मुझे याद है, या तो मैं ऐसे सोचूं कि 10% कितना होता है, या 20% बराबर क्या होता है? 1/10।
या 10% कितना जीरो खाता है, या तो उस प्रकार से सोचिए, या फिर 20% बराबर कितना 1/5। लेकिन यहां पर देखिए, यहां 165 के साथ प्रतिशत लगा है, तो क्या 165 की वैल्यू मुझे याद है? जी नहीं, मुझे याद नहीं है। तो दोस्तों एक बच्चा क्या करेगा, वो 20 इंटू में 165/100 ही लिखेगा, लेकिन इसको लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जानता हूं चाहे परसेंटेज 165 के साथ लगी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मैं इस प्रतिशत को अपने दिमाग में उठाकर यहां से यहां लगा दूं तो भी मेरा आंसर उतना ही आएगा। यानी मैं अपनी सुविधा के अनुसार, समझ रहे हैं, मैं अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिशत को इधर से उधर घुमा सकता हूं, जिससे कि मेरी स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि मेरे आंसर पर कोई फर्क नहीं आने वाला है। समझ रहे हैं? अब यहां पर एक बच्चा इसको मेंटली सोच सकता है कि 20 का 165% की 165 का वैल्यू याद नहीं है, लेकिन 20 का तो याद है, और 20% यानी 10%, 10% यानी कितना, 1 जीरो, जीरो तो है नहीं, तो पॉइंट लग जाएगा 16.5। 20% यानी 10 का 2 गुना, 16.5 का 2 गुना। समझ नहीं समझ, 16 दूना 32 और 1 33, काम खत्म। ये देखो 33, मेंटली पेन तो नहीं छुआ। बात सारी की सारी यही है कि एग्जाम हॉल के अंदर आप कितना रफ्तार से उड़ सकते हैं। अगल बगल जो बैठे ना, तूफान आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए बस ठीक 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 होगा। इस तरीके से बात बनेगी तब कुछ बात होने वाली है, नहीं तो डब्बा खाली। समझ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। हम सिखा रहे हैं अप्रोच अगर आपके पास अच्छी है, अस्त्र अगर आपके पास अच्छे हैं, यकीन मानिए आप बहुत कम समय के अंदर लोगों से बहुत अच्छा कर जाएंगे। घिसी पिटी चीज़ों से बातचीत नहीं बनने वाली है, ठीक है? तो ये वाला एक अप्रोच आपको, x का y% बराबर y का x%। अब एक और ब्रह्मास्त्र, जिसे मैं ब्रह्मास्त्र के नाम से जानता हूं, और जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ब्रह्मास्त्र के नाम से जो पूरी मैथ में लगता है, एक उसे और दोस्तों मुझे डिस्कस करना है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास जो आपका मंडे से होगी, ठीक है, उस क्लास से हम जब स्टार्ट करेंगे, आप देखिएगा मैथमेटिक्स को आप कैसे उड़ाएंगे, ठीक है? उसको डिस्कस करते हैं। सो प्लीज नोट डाउन। देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको जान लिया तो आपका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और ये मैंने जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने इस चीज़ को सोचा कि स्पीड कैसे बनानी चाहिए, तब जाकर ये थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद में निकला है, ठीक है? ये मेरा ही बनाया हुआ है। देखो कैसे, मैंने देखा कि किसी भी कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन को जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, एक बार पढ़ते हैं, फिर एक बार पढ़ने के बाद उसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर यहाँ से पहली लाइन पढ़ते हैं, फिर डेटा लिखते हैं, फिर थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी लाइन पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे करते हैं। यानी एक प्रश्न को एक बच्चा कम से कम सॉल्व करने में 2 से 3 बार पढ़ रहा है। आप थोड़ा सोच के देखिए, एक क्वेश्चन पेपर में अगर मान के चलिए 4 पेज हैं, 100 क्वेश्चन है उसमें, अगर उनको ईमानदारी से पढ़ा जाए तो पढ़ने ही पढ़ने में कम से कम 25 से 30 मिनट निकल जाएगा। तो अगर आप 60 मिनट में से 30 मिनट केवल उसको पढ़ने में गुजार रहे हैं, तो क्या 30 मिनट में उन 60 सवालों का सॉल्यूशन निश्चित हो पाएगा? जी नहीं। इसका मतलब क्या है? साफ साफ दिख रहा है कि आप असफलता के रास्ते पे चल रहे हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, यकीन मानिए, या तो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की होती है कि क्वेश्चन को वो देखते ही पहचान जाते हैं किस चैप्टर से क्या लगने वाला है। स्कैनिंग वो पूरा पढ़ते ही नहीं है, उनको पता है किस क्वेश्चन में बिल्कुल देखते ही कि ये चीज यहां से उठानी है, इसमें ये लगाना है और आगे बढ़े, ठीक है? और जो दूसरा बच्चा होता है वो क्वेश्चन को पढ़ता ही रह जाता है, इसलिए उसके कभी भी उसके पूरा पेपर जो है सही टाइम में अटेम्प्ट हो नहीं पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, मैंने इस पर बहुत काम किया, तब जाके ये बात निकाली। जरा गौर से सोचिए, अब कैसे करें? पूरे क्वेश्चन को बिना पढ़े स्कैनिंग करके हमारे काम की बातें क्वेश्चन से कैसे निकालें, इसको देखना है। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या है? नंबर, अंक। समझ रहे हैं? आपके पूरे गणित में, मैं पूरे गणित की बात कर रहा हूं, आपके अंकगणित की, पूरे अंक गणित में जो अंक होंगे ना, वो किस प्रकार से लिखे होंगे आप खोज के देखिएगा। या तो उस अंक के साथ में कोई प्रतिशत लगा होगा, या उन अंकों के बीच में किसी प्रकार का एक अनुपात लगा होगा, या फिर उन अंकों के बाद में ये रुपए का चिन्ह, रुपए का साइन होता है ना, रुपीस जो बनाते हैं, ये लगा होगा, या फिर वो अकेला खड़ा होगा। ये 4 संभावना है। इनके अलावा अंकगणित में कोई अंक जो होता है वो होता ही नहीं, इसी प्रकार से होता है। समझ रहे हैं आप? देखिए,
प्रतिशत और अनुपात ये आपको दिख रहा है, तो इसको डील करने के लिए तो मैं बता ही रहा हूं आपको, ये हमारे बेस है, मैंने आपको बताया ये तो बेस है हमारे। ये प्रतिशत लिखा होगा, उसके साथ में अनुपात लिखा होगा, इसको कैसे डील करते हैं, दोनों चैप्टर को हम डील करेंगे। इनको तो हम चुटकी में ऐसे निकाल सकते हैं, 20% देखा 1/5, क्लियर नहीं क्लियर, ये तो बात हो गया, ऐसे ही अनुपात में डील करेंगे हम लोग। अब ये दो हमारे, ये तो हमें साफ साफ दिखाई देंगे, इन पे तो हम मेंटली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमें काम कहां से शुरू करना है, या तो उसके आगे रुपया लिखा होगा या उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होगा। हमें क्वेश्चन को बिना पढ़े, किसी भी चैप्टर का हो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आपने बिना पढ़े उस क्वेश्चन में यह ढूंढना है कि इसमें जो रुपया है कहां रुपया लिखा है, यानी प्रतिशत को अनुपात को छोड़कर या तो रुपया लिखा हो या फिर कुछ ना हो, मैं उसको कहता हूं वैल्यू। सही, यहां पर कुछ ना हो, या तो कोई वैल्यू नजर आ रही हो आपको, या फिर उसके पीछे रुपीज का लिखा हो। रुपीज क्यों होगा, क्योंकि जितना भी चैप्टर हमारे सिलेबस में है वो सब हमारे जिंदगी से जुड़ा है। लाभ, हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, सब में रुपया लगता है, बिना रुपये का क्या है। तो इस चीज को पहचानना है कि रुपया कहां है। समझ रहे हैं, ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर है, ठीक। सबसे पहला काम ये हो जाएगा आपका। आइए, इसके बाद में क्या करना है, यानी सबसे पहले आप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे रुपया, ठीक है, यानी ये लिखा मैंने रुपया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मजाक मजाक में, सर हम रुपया नहीं कहते, हम तो पैसा कह देते हैं। ठीक है, चलो तुम भैया पैसा कह लो, रुपया हो पैसा हो। कुछ लोग कहते हैं सर धेला, क्या, अरे सर एक धेला नहीं मेरे पास में, रुपया कहो, पैसा कहो, या फिर कहो आप क्या धेला, बात एक ही है। यानी आप या तो रुपया, पैसा, धेला ये ढूंढिए कि आपके क्वेश्चन में कहां लिखा हुआ है, या फिर किसी प्रकार से मान। मान का मतलब क्या होता है, वैल्यू, समझ रहे हैं, वैल्यू। ये आपको दिख जाए, ये दो बातें में से एक बात जरूर दिया हो क्वेश्चन के अंदर, ये आप ढूंढ लीजिए। ये आपने ढूंढ लिया, चलिए मैंने लाइन खींच दी यहां पे। ये तो सवाल में दिया हुआ था, आपने अभी तक कुछ नहीं किया। सबसे पहला काम यही करना है, 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। दूसरा काम ये देखिए, दूसरा काम क्या करना है, यहां मल्टीप्लाई लगाना है। बहुत गौर से, बहुत ही स्पीड बनने वाली है, यकीन मानिए, जब प्रैक्टिस करेंगे तब देखिएगा आप। और यही चैप्टर नहीं, परसेंटेज पूरा मैं अंकगणित की बात कर रहा हूं, इस तरीके से उड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते। यहां मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहां पर क्या चीज आती है, यहां पर हमेशा वो चीज आती है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है। जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, यहां पर हमेशा वही चीज आती है जो क्वेश्चन में पूछी जाएगी। कि सर क्वेश्चन में जो पूछी जाती है, आप जब मुझे बताइए 99% जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो डेटा कहां होता है, अंतिम लाइन में। तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है, तो बताइए कितने प्रतिशत की छूट मिली। यानी जो कुछ पूछा जाएगा उसका अधिकतम 99% चांस है वो कहां मिलने वाला है, आपको आखिरी लाइन में मिलने वाला है दोस्तों। इसीलिए पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, आपको सवाल की अंतिम लाइन में जाना है, जहां पर कौन, क्या, क्यों, WH फैमिली लिखी होगी। तुरंत पहचानिए आपसे क्या पूछा है, कौन, क्या, क्या, अंतिम लाइन, और उसको कहां लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए। समझ रहे हैं आप, यहां लिख दीजिए, ठीक है। ये दो बातें आपने लिख दी, ये दो बातें सवाल में दी हुई थी और आपने इसमें कुछ नहीं किया अभी तक। आपका काम क्या है अब ये आपका काम बनता है। अगर ये काम आपने कर दिया तो आंसर आपके सामने होगा। समझ रहे हैं, ठीक है। क्या काम है आपका, आप जरा गौर से सुनिए। एक प्रश्न मैं आपके सामने, मैं यहां पर एक छोटा सा प्रश्न लिखता हूं। देखिए ABC, ये 3 लोग हैं ABC, और तीनों का सैलरी कितना है, 3600 रुपये है। कितना है यहां पर, ये 3600 रुपये है, ठीक है, 3600 रुपये है। और जो A, B, C जो है, इनका परसेंटेज है, ठीक है, 1% या 10%, 20% एंड यहां पर 30%, या फिर अनुपात में 1:2:3। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि A का सैलरी बताओ, B का सैलरी बताओ, C का सैलरी बताओ, A और B दोनों का सैलरी मिलकर बताओ, B और C दोनों का मिलकर बताओ, यहां से A और C का अंतर बताओ, यहां से B और A का अंतर बताओ, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं। अब ये प्रश्न आपके सामने है, मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है, पूरा क्वेश्चन बाहर में जाए। सबसे पहले मैंने देखा अंक क्या है,
या तो प्रतिशत है या फिर अनुपात है, ये तो दिख ही रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहां पर रुपया पैसा धेला सबसे पहले देखना है, तो रुपया पैसा धेला क्या है मेरे पास 3600, तो आंख बंद करके मैंने लिखा पहले 3600 इनटू, यहां क्या आता है जो सवाल में पूछा है। सवाल में क्या पूछा है, ए का बी का सी का, ए बी का बी सी का, ए माइनस सी का, यानी बी और ए का अंतर, यानी कोई एक सवाल पूछेगा। आपको क्या करना है, जैसे कि आपसे ए पूछा है, ए पूछा है तो आप देखिए यहां पर ए का अनुपात कितना है या फिर ए की परसेंटेज कितनी है, बी का अनुपात कितना है या बी की परसेंटेज कितनी है। जैसे कि अनुपात का सवाल है और बी का पूछा है, तो बी का अनुपात कितना है, बी का अनुपात 2 है, तो मैंने यहां लिखा कितना 2। ये तो सवाल में दिया हुआ है, मैं सवाल भी लेके चल रहा हूं और कॉन्सेप्ट भी साथ साथ लेके चल रहा हूं। अब गौर से सुनना, जो काम की बात है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अब आपको करना है, ठीक है। चलिए, ये जो रुपया पैसा धेला है, समझ रहे हैं, ये लिखा है और ये लिखा है। अब आपका क्या जो काम बनेगा, वो काम ये बनेगा, ये रुपया पैसा धेला जो है आपको इससे पूछना है। गौर से सुनिए, आपको इससे पूछना है। क्या पूछेंगे कि भाई साहब तुम कौन हो, क्या पूछेंगे, अरे भाई साहब तुम हो कौन। ये जैसे ही आपकी ओर देखेगा कि मुझसे पूछ रहा कि मैं कौन हूं, और मैं आपसे पूछूंगा कौन है बे तू, क्या कहोगे, अच्छा मेरे बारे में। आप कहोगे अरे सर वो वाला चौराहा है ना, वहां पहुंच जाइए और हमारे बारे में पूछिए कि हम कौन हैं। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप ये बताना चाह रहे हैं कि किसी चौराहे पे जाओ और वहां के आसपास के लोगों से पूछ के देखो कि मैं कौन हूं। समझ रहे हैं, यानी जैसे ही आप रुपया पैसा धेला से पूछोगे कि भाई साहब तुम कौन हो, तो क्या बोलेगा, रुपया पैसा धेला बोलेगा, ए पागल, बादशाह की गली में आकर उसका पता नहीं पूछा करते, गुलामों के झुकते हुए सर खुद ब खुद उसका पता बताया करते हैं। समझे आप लोग, यानी गुलाम यानी आसपास के लोग ही उसका पता बताएंगे। कैसे, जरा देखिए, मैंने इनसे पूछा है भाई साहब तुम कौन हो, 3600 ये रुपया लिखा है, मैंने कहा भैया आप कौन हो, ये तुरंत बोला है भाई साहब मेरे बारे में जानना है, तुम मुझे ना देख, मेरे आसपास झांक के देख। पूरा सवाल मत पढ़ना, जहां रुपया लिखा है ना उसके थोड़ा सा आधी लाइन इधर आधी लाइन इधर पढ़ लेना, बस आपको पता लग जाएगा कि 3600 रुपये एक्चुअली में सवाल में क्या दिया है। जैसे ही मैंने इधर देखा, ये बोला कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का कुल सैलरी कितना है 3600 रुपये है। बस इतना काम, यानी जो रुपया पैसा धेला जवाब दे वही समान उत्तर सेम आंसर नीचे लिख देना, या तो परसेंटेज में या फिर रेशियो में, आपकी बात बन जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर है, आपकी बात बन जाएगी। मैंने 3600 से पूछा 3600 तुम कौन हो, कि मैं तीनों का सैलरी हूं, तो तीनों का अनुपात कितना है, 3 और 2 5 और 1 कितना 6, तो नीचे लिखा 6। और दोस्तों यहां से आपका आंसर प्राप्त हो गया, ये 600 और 6 दूनी कितना 1200। यानी जो रुपया पैसा धेला मान लिखा हुआ है वो जो जवाब दे वही आप नीचे लिख दो। और दोस्तों याद रखिएगा, ये बिल्कुल तैयार होकर आपका तैयार हो चुका है, इसको बोलता हूं मैं ब्रह्मास्त्र। आप देखेंगे किस प्रकार से हम सवालों को उड़ाएंगे, क्या स्पीड आने वाली है। मात्र बड़े से बड़ा सवाल भी होगा, याद रखिएगा 1 2 3 3 संख्याएं हमें लिखनी है मात्र, और चुटकियों के अंदर हम आंसर लाएंगे। केवल प्रतिशत ही नहीं, लाभ हानि बट्टा हो, चाहे साधारण ब्याज हो या फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो, कोई भी टॉपिक हो, बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है आपको, यकीन मानिए दोस्तों। ठीक है, तो आज जितना मैंने आपको पढ़ाया ये सारी की सारी बातें आपने एक नोटबुक में, ठीक है, नोट कर लेनी है, इनको रिवाइज करके आना है, और मैं इनका एप्लीकेशन आपको जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास आने वाली है मंडे को, जो आपके लिए हम बैच लेकर आ रहे हैं, और आप एक योद्धा हैं इसलिए हमने बैच का नाम रखा है योद्धा बैच। तो मेरे योद्धाओं तैयार हो जाइए, अभी बहुत समय बाकी है। ठीक है, हाँ, कहते हैं ना कि दुख की बात यह है कि बहुत समय बीत चुका है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि अभी भी समय बाकी है। तो इसीलिए ठीक है, जीत और हार का फैसला तो जरह के बाद ही होगा। समझ रहे, पहले जब तक आप मैदान नहीं छोड़ते तब तक समझ लीजिए आप हारे नहीं हैं। ठीक है, तो जो भी होगा उसका परिणाम का ये सब हमारे बस में नहीं है। ठीक, हमें क्या करना है, लगातार अंतिम समय तक मेहनत करनी है। पता नहीं गुच्छे का जो आखिरी चाबी होती है वो ताला खोल दे।
तो इसीलिए इसे नोट करिए प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल जोश के साथ, उत्साह के साथ में जुट जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। जितना ये समझ लीजिए अभी आप पसीना बहा लेंगे, याद रखिए युद्ध के अंदर उतना ही रक्त कम बहाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो वैकेंसी काफ़ी है आपके सामने, लगातार एसएससी अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है और अब तो थोड़ी बहुत ठंडी भी कम हो रही है, इसलिए लगातार दिन रात जुटे रहिए और हम भी आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरी ओर से जो भी आपके लिए जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, ठीक, वो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और जैसा भी आपको प्रतीत हुआ कहीं कोई कमी रह गई है या फिर मेरा थोड़ा स्पीड आज क्योंकि कम समय है थोड़ी स्पीड तेज रही हो, कुछ मेरे मित्र जो शुरुआत ही कर रहे हैं की कोशिश अवश्य करेंगे। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है। और एक बात और याद रखिएगा, ज़िंदगी में अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो जीवन में देना भी सीखिए। तो दोस्तों दूसरों की भलाई करने से हमेशा अपना होता है। तो कोई मित्र आपका ऐसा है, आपके सगे संबंधी, वहाँ तक ज़रूर उसको पहुँचाइए जो उसकी तैयारी कर रहा हो। पता नहीं आपके इस कार्य से उस व्यक्ति का भला हो जाए और इसका फिर लौट कर आपको भला पता नहीं किस रूप में मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा और आपके लिए कामना करूंगा कि आप अपने जीवन में, अपने भविष्य में जो भी पाना चाहते हैं, अपने माता पिता का जो भी सपना उसको साकार करना चाहते हैं, दोस्तों इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। हम आपके साथ खड़े हैं, हम और हमारा पूरा सुनील नरवाल सर हैं और जो भी उनका आग्रह है मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। रीजनिंग में भी लगातार आपकी क्लासेस हो रही हैं, सर भी आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। मैं भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 15 दिन में आपके लिए जो मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा और आगे की भी जो भी परीक्षा हैं, दिल्ली पुलिस के लिए हम रणनीति बना रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आपकी जो अगली परीक्षा काफ़ी पास में ही है, तो उसके लिए किस प्रकार से हम आपको एक सिलेक्शन की नींव तक पहुंचा पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, खुश रहिए, ठीक, मस्त रहिए।